वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान के औद्योगिक विकास पर। तो औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई जो औद्योगिक नीतियां हैं हमारे राजस्थान की, हम उनकी बात करते हैं। 24 जून 1978 को राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति जारी की गई। अब जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो प्रथम औद्योगिक नीति जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग हैं, खादी ग्राम उद्योग है, उनको बढ़ावा देने वाली थी। खादी ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देने वाली थी, हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने वाली थी, क्योंकि राजस्थान में उद्योगों के संदर्भ में जो लघु उद्योग हैं, हस्तशिल्प उद्योग हैं, वो एक बड़ा पार्ट रखते हैं। ठीक है, तो इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए 24 जून 1978 को हमारी पहली औद्योगिक नीति निर्मित की गई। दूसरी औद्योगिक नीति जो आई वो हमारी अप्रैल 1991 की थी। अप्रैल 1991 की ये औद्योगिक नीति थी। अब अगर हम बात करते हैं इस औद्योगिक नीति की, तो ये कृषि एवं खनन आधारित उद्योगों को, कृषि एवं खनन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली औद्योगिक नीति थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरी जो औद्योगिक नीति आई वो 15 जून 1994 में आई, तीसरी औद्योगिक नीति। और तीसरी औद्योगिक नीति जो थी वो उद्योगों में विस्तारवादी नीति को अपनाने वाली थी। साथ ही ये कहा गया इस नीति के अंतर्गत कि उद्योगों को अब आप निजी क्षेत्र में भी स्थापित कीजिए ताकि उद्योगों का विकास अच्छे से हो पाए। और इसके पश्चात फिर हम बात करते हैं हमारी नवीनतम जो औद्योगिक नीति है वो 4 जून 1998 में हमारी नवीनतम औद्योगिक नीति आई। अब इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विनिवेश पर बल दिया गया। विनिवेश का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट। तो इस औद्योगिक नीति में इन्वेस्टमेंट पर बल दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद 2003 में राजस्थान की पहली विनिवेश नीति आई, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, क्योंकि 1998 के बाद से राजस्थान में कोई भी औद्योगिक नीति नहीं बनी, सिर्फ विनिवेश नीति बनी। तो 2003 में राजस्थान की पहली विनिवेश नीति आई थी, जिसका उद्देश्य था उद्योगों में विनिवेश को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अब हम औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं राजस्थान में औद्योगिक विकास से जुड़ी संस्था, लघु उद्योगों से जुड़ी जो संस्था है यहीं से शुरू करते हैं। संस्था का नाम है राजसिको। पूरा नाम होता है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। 3 जून 1961 में ये स्थापित हुई थी। 3 जून 1961 में राजसिको अस्तित्व में आई। मुख्यालय इसका जयपुर में है। अब हमारी राजसिको की अगर हम बात करते हैं तो राजसिको लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देती है, हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देती है, हस्तशिल्प के विक्रय का प्रबंध करती है, यहाँ तक कि हस्तशिल्प के निर्यात का भी प्रबंध करती है। और ऐसी हस्तशिल्प जो कि लुप्त होती जा रही है उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है। अब हम बात करते हैं कि ये हस्तशिल्प के विक्रय को किस प्रकार प्रोत्साहन देती है। तो हस्तशिल्प के विक्रय को प्रोत्साहन देने के लिए इस संस्था द्वारा राजस्थली विक्रय केंद्र यानी कि राजस्थानी एम्पोरियम की स्थापना की गई है। राजस्थली विक्रय केंद्र और राजस्थली एम्पोरियम की स्थापना की गई है इसके द्वारा। और जो राजस्थानी एम्पोरियम है वो प्रधान जो सबसे प्रमुख हैं अजमेरी गेट जयपुर, माउंट आबू, ये दो हमारे राजस्थान में। इसके अलावा फिर जैसलमेर में, उदयपुर में भी स्थापित किए हैं। और राजस्थान से बाहर श्रीनगर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, आगरा में राजस्थानी एम्पोरियम स्थापित किए हैं। ये राजस्थानी एम्पोरियम एक विशाल छत है। उस विशाल छत के नीचे राजस्थान के जितने भी हस्तशिल्प हैं आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे, यानी एक जगह सारा हस्तशिल्प आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये लुप्त होती कलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है।
लुप्त होती कलाएं, मतलब हमारे जो युवक हैं, आप, हम, ये सब, ये अब जो हमारे पुराने जो पारिवारिक व्यवसाय हैं उन व्यवसायों को छोड़कर हम जो नवीन व्यवसाय हैं, गवर्नमेंट जॉब है, उनकी तरफ आकर्षित हैं। ठीक है, तो इन नवीन जॉब की ओर आकर्षित होते हैं तो हम जो पुरानी हस्तकलाएं हैं वो लुप्त हो जाती हैं और उनको पुनर्जीवित करने के लिए राजसिको प्रयास कर रहा है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए अब बताओ मुझे, उस्ता कला कहाँ की है? आप अपने बीकानेर की है, तो उस्ता कला बीकानेर में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है इस राजसिको ने उस्ता कला के लिए। ठीक है, कास्ट कला, लकड़ी की कला, लकड़ी की कला के लिए वुड सीजनिंग प्लांट, वुड सीजनिंग प्लांट एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन फैसिलिटीज सेंटर, वुड सीजनिंग प्लांट एंड कॉमन फैसिलिटीज सेंटर, ये जोधपुर में स्थापित किया है। प्लांट की खास बात है कि ये कास्ट कला का प्रशिक्षण देगी, लकड़ी की कला का प्रशिक्षण देगी, और सबसे खास बात है कि ये पूरा जो प्लांट है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। वुड सीजनिंग प्लांट एंड कॉमन फैसिलिटीज सेंटर जोधपुर, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा रिको ने हमारी पड़ चित्रण कहाँ का फेमस है? भीलवाड़ा का। तो पड़ चित्रण भीलवाड़ा का फेमस है, तो इसने भीलवाड़ा शाहपुरा क्षेत्र में पड़ चित्रण के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कोटा बूंदी चित्र शैली के लिए कोटा में प्रशिक्षण केंद्र है। मारवाड़ चित्र शैली के लिए जोधपुर में प्रशिक्षण केंद्र इसने स्थापित किए हैं। तो ये क्या लुप्त होती कलाओं को भी प्रशिक्षित करता है कि हाँ, ये जो हमारी कलाएं हैं, काफ़ी प्राचीन कलाएं हैं, ये लुप्त नहीं होनी चाहिए। ये बात हो गई हस्तशिल्प के विक्रय की और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण की। अब हम बात करते हैं हस्तशिल्प के निर्यात की। राजसिको क्या करता है? हस्तशिल्प का निर्यात भी करता है। मान लीजिए कोई हस्तशिल्पी है, उसका हस्तशिल्प अमेरिका भेजना है उस व्यक्ति को, वो अमेरिका भेजने के लिए बंदरगाह पर जाने की उसका ना तो उसके पास मान लीजिए समय है, ना उसके पास इतना पैसा है कि वो बंदरगाह तक जाए, कस्टम क्लियर करवाए और उसके बाद उन्हें एक्सपोर्ट करें। ठीक है, ऐसे में राजसिको ने क्या किया है? कुरियर सेवा की भांति, कुरियर सेवा समझते हो भाई, यहाँ से आपको कहीं भेजना हो तो आप बस में रखवा देते हैं, कुरियर करवा देते हैं, जो भी जैसा भी है। तो क्या करते हैं कि राजसिको के द्वारा कुरियर सेवा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे हम आईसीडी कहते हैं। आईसीडी, आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो, या हम कहते हैं इनको सूखा बंदरगाह, सूखा बंदरगाह। ये जो सूखा बंदरगाह आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, ये ऐसे केंद्र हैं, ये ऐसे केंद्र हैं जहां पर आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। मान लीजिए आपको अपना सामान है, कोई भी हस्तशिल्प है, आपको भेजना है अमेरिका, तो आप राजसिको के द्वारा निर्मित जो आईसीडी सेंटर हैं यहाँ पर आइए। यहाँ पे आपकी कस्टम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ से आपके सामान को कुरियर करवा दिया जाएगा, शिपिंग करवा दी जाएगी। कहाँ? अमेरिका। बस ये खास उद्देश्य है सूखा बंदरगाह का। अब राजसिको के द्वारा स्थापित जो पहला सूखा बंदरगाह है वो 1989 में 1989 में मानसरोवर जयपुर में स्थापित हुआ था। मानसरोवर जयपुर में स्थापित हुआ रिको के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो राजसिको के द्वारा मानसरोवर है। इसके अतिरिक्त राजसिको के द्वारा काफ़ी फेमस क्षेत्र भिवाड़ी में भी निर्मित किया गया है, भीलवाड़ा में भी है और बीकानेर में भी है। इसके अलावा कृभको समझते हो? कृभको, KRIBHCO, कृभको तक कृषक भारती कोऑपरेटिव, कृषक भारती कोऑपरेटिव। तो कृभको के सहयोग से जो हमारा करौली का हिंडौन क्षेत्र है, वहां पे 12 बांकी क्षेत्र है, 12 बांकी क्षेत्र। उस 12 बांकी क्षेत्र में ये कोऑपरेटिव सेक्टर में, सहकारी क्षेत्र में आईसीडी स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक संस्था है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको हम शॉर्ट में कनकोर कहते हैं।
कनकोर, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी राजस्थान में सूखा बंदरगाह स्थापित किए गए हैं। इनमें जो सबसे पहला सूखा बंदरगाह स्थापित हुआ था वो जोधपुर में हुआ था 2001 में। इसके अलावा जयपुर में भी स्थापित है, नवंबर 2001 में ही स्थापित हुआ था। रावठा रोड, ये रावठा रोड कोटा में होता है। यहां पे आईसीडी कनकोर के द्वारा स्थापित हुआ था 2003 में। खेमली गांव उदयपुर में 2017 में ये आईसीडी स्थापित हुआ था। अब है ना, ये जितने भी हैं हमने पढ़े, ये सभी के सभी सार्वजनिक क्षेत्र में है। हिंडौन सिटी द्वारा कृभको के द्वारा स्थापित सहकारी क्षेत्र में है। इसके अलावा एक निजी क्षेत्र में भी है, पालग्राम में। पालग्राम ये पूछा हुआ है क्योंकि एक ही है, तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि निजी क्षेत्र में स्थापित आईसीडी या सूखा बंदरगाह क्षेत्र कौन है, तो पालग्राम जोधपुर में स्थापित हुआ है। और ये पालग्राम जोधपुर में जो आईसीडी स्थापित हुआ है 2001 में स्थापित हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये सूखा बंदरगाह जो आपको उपलब्ध करवा रहा है, ये संस्था कौन सी है? ये संस्था है हमारी राजसिको। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये संस्था है राजसिको। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये संस्था और क्या करती है। राजसिको ना शिपिंग करवाने के लिए, एक्सपोर्ट करवाने के लिए, अगर आपका हस्तशिल्प हल्का हस्तशिल्प है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, इनके भी निर्यात की व्यवस्था करता है। किसके माध्यम से? एयर कार्गो के माध्यम से, एयर कार्गो के माध्यम से। ठीक है, और 1979 में सांगानेर जयपुर में, 1979 में सांगानेर जयपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ओके, ये बात हो जाती है हमारी राजसिको के संदर्भ में। काफ़ी प्रसिद्ध संस्था है, जयपुर में है, और केवल नाम से पता लग रहा है राजसिको स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों व हस्तशिल्पियों के विकास के लिए कार्य करता है। कार्य हमने बात की कि कौन कौन से करता है। ये कार्य करता है हस्तशिल्प के विक्रय की, हस्तशिल्प के निर्यात की, हस्तशिल्प के प्रशिक्षण की, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे हमारी एक संस्था है, संस्था को हम कहते हैं BIP, BIP, BIP। पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, BIP। ये स्थापित हुआ 1991 में। मुख्यालय है इसका जयपुर में। ठीक है, BIP 1991 में स्थापित हुआ, मुख्यालय है इसका जयपुर में। अब ये जो BIP है, ये क्या करता है? ये BIP निवेश संवर्धन को प्रोत्साहित करता है, निवेश को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जून 2011 में निवेश के प्रोत्साहन के लिए BIP के सहयोग से सिंगल विंडो एक्ट का निर्माण किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंगल विंडो एक्ट का निर्माण किया गया था। सिंगल विंडो एक्ट क्या है कि कोई निवेशी है, वो निवेश 50 लाख रुपए उद्योगों में निवेश करना चाहता है। जैसे आप ही हैं, 50 लाख रुपए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं। अब 50 लाख रुपए जब आप उद्योग में निवेश करेंगे तो आपके पैसे की जांच होगी, कंफर्म होगी, आपके पैसे की जांच होगी। और आपके पैसे की जब जांच होगी तब उस जांच में बहुत सारी, जैसे GST डिपार्टमेंट आ जाएगा, गुड्स डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सभी आपके घर पहुंचेंगे और जांच करेंगे कि आपका पैसा 2 नंबर का तो नहीं है, किसी डॉन भाई का तो नहीं है, किसी डॉन भाण का तो नहीं है। ऐसे सब जांच करेंगे और जांच में आपको लंबी प्रोसेस से गुजरना होगा। और ऐसे में आप उद्योगों में निवेश करने से बचेंगे। मैं कि चल छोड़ यार, कौन झंझट करेगा। अब ऐसे में जब सिंगल विंडो एक्ट लाया गया है तो इसमें एक सुविधा दी गई है। सुविधा क्या दी गई है कि यदि कोई उद्योग में निवेश करने वाला व्यक्ति यदि 1 करोड़ रुपए या अधिक का निवेश करता है,
1 करोड़ रुपए या अधिक का निवेश करता है तो उसकी समस्त औपचारिकताएं, पैसे की जांच, उसकी समस्त औपचारिकताएं हैं एकल खिड़की पर पूर्ण हो जाएंगी। यानी उसे सारी संस्थाएं एक ही जगह मिल जाएंगी, उसको बुलाया जाएगा, चाय वाय पिलाई जाएगी, समोसा कचौरी खिलाया जाएगा, उसके बाद उसके पैसे की जांच अपने आप होती रहेगी। ये है सिंगल विंडो एक्ट। और इस सिंगल विंडो एक्ट की वजह से उद्योगों में निवेश को रियल में प्रोत्साहन मिला। बस ये बिप का एक ही कार्य है, ये ध्यान रखना है। ओके, बिप के बाद हमारी एक संस्था है, संस्था का नाम है RFC। RFC का पूरा नाम राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये स्थापित हुआ था 17 जनवरी 1955 में और स्थापना हुई इसकी, यानी मुख्यालय है इसका वित्त भवन जयपुर। राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नाम से पता लग रहा है ना कि ये क्या करता होगा, ये उद्योगों की स्थापना के लिए वित्त प्रदान करता है, फाइनेंस देता है। इसके लिए अब तक की जो सबसे बड़ी योजना है फाइनेंस की, उसे याद रखना, ये अप्रैल 2013 में शुरू हुई थी। योजना का नाम है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अप्रैल 2013 में ये प्रारंभ हुई, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। अब इस योजना की खास बात, इस योजना में कोई भी बेरोजगार स्नातक जिसकी आयु 35 वर्ष मिनिमम हो, वह व्यक्ति अपने स्वरोजगार के लिए 1 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करवा सकता है। यानी कि ये तो डिपेंड RFC पे ही करेगा कि वो 1 करोड़ की योजना मंजूर करे या नहीं करे। तो 1 करोड़ रुपए की योजना मंजूर कर लेगी RFC और उस व्यक्ति को 90 लाख रुपए तक का ऋण दे देगी। ये क्या है, अप टू 90% है। मतलब आप, हो सकता है आप है ना एक चक्की स्थापित करना चाहो तो क्या फ्लोर मिल स्थापित करना चाह रहे हो और फ्लोर मिल आती है 20-25 हज़ार में सारा सेटअप, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार में सारा सेटअप हो जाता है। हो सकता है 2 लाख लग जाएं, लेकिन आप कहो कि मेरी योजना तो 90 लाख रुपए की है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। RFC देखेगी कि आपकी योजना कितने रुपए की है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन दिया जाएगा। योजना है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। अब लोन चुकाना है तो लोन चुकाने की जो रेट है वो बहुत मिनिमम रखी गई है, 7.5% वार्षिक, ठीक है। बस शर्त यही है कि आप बेरोजगार स्नातक होने चाहिए, आपका बेरोजगारी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब इस योजना से काफ़ी युवाओं ने लाभ उठाया, तो RFC अपनी योजना से प्रोत्साहित हुई और सितंबर 2015 में अपनी इस योजना को उन्होंने अपडेट किया। अब कहती है RFC कि हम 5 करोड़ रुपए की योजना मंजूर कर लेंगे। 5 करोड़ रुपए की योजना मंजूर कर लेंगे, उसमें से 2.5 करोड़ रुपए आपको रिको देगा, 2.5 करोड़ रुपए आपको RFC देगी और 5 करोड़ रुपए तक का आपको ऋण भी मिल सकता है। 5 करोड़ रुपए तक का आपको ऋण भी मिल सकता है। अब ऋण लौटाने की दर और शर्त तो यहाँ पे 35 वर्ष थी, अपडेट करने के बाद मिनिमम आयु रखी गई है 40 वर्ष, ठीक है। मिनिमम आयु 40 वर्ष है और ब्याज लौटाने की, यानी ऋण लौटाने की दर है 11.5% वार्षिक, ठीक है। और अभी भी ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बेरोजगार स्नातक जो युवक हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, इसके लिए ये ध्यान रखें। तो RFC के द्वारा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं छोटी छोटी, जैसे सेमफैक्स योजना है। सेमफैक्स योजना, सेमफैक्स का अर्थ होता है सेल्फ, ध्यान से सुना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन।
स्कीम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये योजना है, उनके स्वरोजगार के लिए उनको आरएफसी 15 लाख रुपए तक का ऋण देगी। ऐसी एक योजना है शिल्पबाड़ी, महिलाओं के स्वरोजगार के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आरएफसी कुछ कार्ड जारी करती है, जैसे सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड। सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड ये क्या है? हमें तत्काल ऋण की प्राप्ति के लिए जारी किया जाता है आरएफसी के द्वारा। तत्काल ऋण का मतलब है, मान लीजिए हमने आरएफसी से लोन लिया और लोन लेने के बाद हम 2 वर्ष तक कंटिन्यू उसकी समय पर किस्त भरते हैं, तब आरएफसी और हमारे जो संबंध मजबूत बन जाते हैं। आरएफसी हमें एक सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड अथवा प्लेटिनम कार्ड जारी करती है। इस कार्ड के माध्यम से हम किसी भी समय, चाहे पुराना लोन कंप्लीट हमने चुकाया है या नहीं, तब भी हमें तत्काल ऋण मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये होता है औद्योगिक विकास। ठीक है, किसके द्वारा? आरएफसी के द्वारा। ओके, फिर एक संस्था है रूडा। रूडा की स्थापना 1995 में हुई और रूडा भी हमारे जयपुर में ही है। रूडा का फुल फॉर्म होता है रूरल नॉन फार्म, लिख देता हूं मैं, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये जो रूडा है, इस रूडा की स्थापना 1995 में हुई और ये रूडा कहाँ पे है? जयपुर में है। अब हिंदी में अगर पढ़े तो रूरल ग्रामीण, नॉन फार्म यानी गैर कृषि, ग्रामीण गैर कृषि कार्य विकास अभिकरण, एजेंसी को हिंदी में बोलते हैं अभिकरण। तो ये क्या करता है? रूडा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों को डेवलप करता है, ताकि रोजगार के अवसर खत्म होने पर ग्रामीण जो हैं वो शहरों की ओर ना भागें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये है हमारा रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। अब इसके द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोटा डोरिया क्लस्टर। ये कोटा डोरिया क्लस्टर स्थापित किया है कैथून में। कैथून कहाँ है? कोटा में है। ठीक है, इसके अलावा चर्म क्लस्टर ये स्थापित किया है बानसूर पड़ता है अलवर में। इसके अलावा किशनगढ़ रेनवाल ये पड़ता है जयपुर में। बानसूर अलवर, किशनगढ़ रेनवाल जयपुर स्थापित क्या किया है? चर्म क्लस्टर। ठीक है, फिर चर्म जूती क्लस्टर ये जोधपुर में। ठीक है, फिर ब्लू पॉटरी क्लस्टर ये बगरू में। इसके अलावा ताल छापर जो चूरू में है, इस ताल छापर चूरू में संस्था ने स्थापित किया है ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद केंद्र। ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद केंद्र स्थापित किया है और इस उत्पाद केंद्र के अंतर्गत कुछ गांव आते हैं, जैसे चारवास, सूरवास, देवानी, गोपालपुरा, रामपुरा। 1 2 3 4 5 चारवास, सूरवास, देवानी, गोपालपुरा, रामपुरा ये गांव हैं। इन गांवों में ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद केंद्र स्थापित किया है, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिल्पी बी रसेल के निर्देशन में यहाँ हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो ये संस्था है रूडा संस्था को आप याद रखिए। रूडा ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों को विकसित करता है। इनमें कोटा डोरिया क्लस्टर कैथून कोटा में, चर्म क्लस्टर बानसूर और किशनगढ़ रेनवाल में, चर्म जूती क्लस्टर जोधपुर में, ब्लू पॉटरी क्लस्टर बगरू में, कशीदाकारी क्लस्टर बाड़मेर में,
और फिर ताल छापर हस्तशिल्प उत्पाद केंद्र है चारवा, सूरवा, रामपुरा, देवानी और गोपालपुरा में। ठीक है, इसके बाद हमारी एक बड़ी संस्था है, बड़ी संस्था का नाम है रिको। बड़ी संस्था हमारी एक बड़ी संस्था है रिको, ये काफ़ी फेमस है, ध्यान से इसे सुनेंगे तो आपको ये याद होंगी। जब हम खनिज पढ़ रहे थे तब हमने एक बात की थी खनिज संस्था और नीति में, तो एक संस्था RIMDC, पूरा नाम राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये संस्था स्थापित हुई 28 मार्च 1969 में। RIMDC 28 मार्च 1969 में ये संस्था स्थापित हुई। अब इस संस्था में उद्योग भी साथ है, खनिज भी है, राजस्थान इंडस्ट्रीज एंड मिनरल्स डेवलपमेंट। अब इस संस्था में से नवंबर 1979 में RSMDC अलग कर दिया गया और जनवरी 1980 में रिको अस्तित्व में आया। ठीक है, RSMDC राजस्थान स्टेट माइंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान खनिज विकास निगम है, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन खनिज विकास निगम हमने पढ़ा था, इसका 2003 में RSMML में विलय कर दिया गया। हमारी वर्तमान में जो प्रमुख संस्था है वो है रिको। रिको का फुल फॉर्म राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम, इसी को हम क्या कहते हैं? रिको कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रिको कहते हैं। कब स्थापित हुआ? जनवरी 1980 में। अब रिको करता क्या है? रिको क्या करता है? रिको ऐसा है, एक संस्था है जो लघु, मध्यम, बृहत सभी प्रकार के उद्योगों को स्थापना के लिए प्रोत्साहित करता है। मान लीजिए आप लोग क्या हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, आपके दिल में तमन्ना है उद्योगपति बनने की, ठीक है, ना तो आपके पास पैसा है ना आपके पास जमीन है, बट एक तमन्ना है दिल में कि हम उद्योगपति बने। उस तमन्ना को कौन पूरी करेगा? रिको। आप रिको के पास आए, रिको कहता है कि आपके पास ज़मीन नहीं है तो मैं उचित दर पर ज़मीन दिलवाऊंगा। अगर आपके पास ज़मीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो मैं आपको ऋण दिलवाऊंगा। आपको ऋण दिलवाऊंगा तो औद्योगिक भूखंड आवंटित करता है, ये औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करता है। आपने देखा होगा स्थान पर लिखा होता है कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो वो इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना करता है जहाँ पे हम उद्योगों की स्थापना कर पाएँ। तो ये कार्य करता है हमारा रिको, ठीक है, सभी के विकास के लिए कार्य करता है। अब रिको क्या करता है? पूरे राजस्थान में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करता है। करीब 339 औद्योगिक बस्तियां उसने स्थापित की हैं राजस्थान भर में, जहां पे कुछ विदेशी औद्योगिक इकाइयां, घरेलू औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। साथ ही रिको के सहयोग से सेज की स्थापना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी की गई है। सेज की स्थापना भी की जाती है। तो हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में जो सेज हैं, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब सेज नाम तो पता चल गया, लेकिन ये होते क्या हैं? ऐसा होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ही क्षेत्र में सभी प्रकार से, मतलब आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो जयपुर में पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो किस ओर थे? लाल कोठी। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता वो टोंक फाटक से लाल कोठी के भीतर ही स्थापित होता है मोस्टली। तो वो हो गया क्या? हमारा एक सेंटर हो गया कि भाई आपको कहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट देखना है, जाना है वहाँ पे, तो कहाँ जाना है? आपको लाल कोठी जाना है, हो गया, ठीक है, या टोंक रोड जाना है, हो गया ना। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है कहाँ मिलेंगे? टोंक रोड पे मिलते थे। तो वो एक उनका सेंटर पॉइंट हो गया। वैसे ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक ही उद्योग से संबंधित कार्यों को करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे कोई अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है IT, तो उस
सेज में जितने भी उद्योग होंगे वो सारे आईटी से रिलेटेड ही होंगे। ऐसे नहीं है कोई मोटर बाइक रिपेयरिंग की शॉप खुल गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सारे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होंगे। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेज कहते हैं। अब सेज की स्थापना का लक्ष्य, एक तो हमें क्लस्टर मिल जाता है, समूहन मिल जाता है, एक ही जगह हमें एक विशेष प्रकार के सारे इंडस्ट्री मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस सेज में स्थापित अगर कोई फैक्ट्री है तो उसमें जो उत्पन्न वस्तु है उस पर उत्पादन लागत, जो प्रोडक्शन टैक्स है, वो नहीं लगता है, उत्पादन लागत नहीं देनी पड़ती है। तो बस इसी को हम क्या कहते हैं, सेज कहते हैं। अब एक राजस्थान का जो पहला सेज है वो था हैंडीक्राफ्ट सेज, बोरनाडा, जोधपुर। हैंडीक्राफ्ट सेज, बोरनाडा, जोधपुर। हैंडीक्राफ्ट सेज, बोरनाडा, जोधपुर, ये हमारे राजस्थान का पहला सेज था। और इसकी सेज की खास बात ये है कि ये पहला ऐसा सेज भी है जिसका सेज का दर्जा ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये पहला सेज भी है और साथ में पहला ऐसा सेज भी है जिसका सेज का दर्जा खत्म कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमारे राजस्थान में जो सेज अधिनियम बनाया गया है, उस सेज अधिनियम के अंतर्गत जो हमारे कार्यरत सेज हैं, अधिसूचित कार्यरत सेज हैं और प्रस्तावित जो कार्यरत सेज हैं, हम उनकी बात करते हैं। ये हमारा राजस्थान मान लेते हैं हम, और हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे यहाँ जो कार्यरत सेज हैं उनमें, और सभी के सभी हमें कहाँ मिलते हैं, जयपुर में। जयपुर में हम आ जाते हैं तो जयपुर में हमें रिको के द्वारा स्थापित 2 सेज मिलते हैं, सीतापुरा में। रिको के द्वारा स्थापित 2 सेज मिलते हैं सीतापुरा, जयपुर में, और दोनों के दोनों ही किससे रिलेटेड हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी, एक को कहा जाता है सेज प्रथम, और सेम दूसरा का ऐसा ही है, वो भी है जेम्स एंड ज्वेलरी, और इसको कहा जाता है सेज द्वितीय। सेज द्वितीय, ठीक है। तो रिको के द्वारा स्थापित 2 सेज। इसके अलावा जयपुर में ही अजमेर रोड पर, बगरू के समीप, अजमेर रोड, जयपुर, यहाँ पे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के 3 सेज हैं। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के 3 सेज हैं, 1, 2 और 3, सेम नाम है, सेम नाम, तीनों अजमेर रोड, जयपुर पर स्थापित हैं। इनमें से एक है आईटी सेज, एक है जेम्स एंड ज्वेलरी सेज, ठीक है, और एक जो विशेष है वो है हमें मिल जाता है हस्तशिल्प सेज। आईटी सेज है, हस्तशिल्प सेज है और इंजीनियरिंग सेज है। आईटी सेज, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये 5 कार्यरत सेज हैं। अब अधिसूचित कार्यरत जो सेज हैं उनकी बात करते हैं। अधिसूचित कार्यरत सेज में अगर हम बात करें कि कौन कौन से हैं, तो उनमें अलवर में है सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड, सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड, अलवर में सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड, ठीक है। सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड ये खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर में है, खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर में, और ये इलेक्ट्रिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ठीक है। खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर में इलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा है फिर वाटिका सेज, जयपुर में है। अधिसूचित सेज की हम बात कर रहे हैं, वाटिका सेज प्राइवेट लिमिटेड, वाटिका सेज। और वाटिका सेज जो है ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इसके अलावा बीकानेर में है पूगल रोड पर, पूगल रोड बीकानेर में RBN इंफ्रास्ट्रक्चर, RBN इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये वस्त्र से संबंधित है। वस्त्र को हम टेक्सटाइल भी कहते हैं, तो ये वस्त्र से संबंधित है, यानी कि टेक्सटाइल से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में ही है जैन पैक्ट,
जैनपेक्ट सेज, और ये जैनपेक्ट जो सेज है ये भी आईटी से ही रिलेटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी वही अजमेर रोड पर है, एक तो है जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित है और एक आईटी से संबंधित है, ठीक है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एक तो जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी से, और एक है आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कहाँ है? जयपुर में है। अब एक औपचारिक स्वीकृति वाला सेज है जोधपुर में। जोधपुर में जो सेज है उसका नाम है मानसरोवर